3:30 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर और तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। डोडा जंगलात में मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन जारी, सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका तलाशी कार्रवाई। रियासी हमले में पाक मुकीम लश्कर हैंडलर के मुलविस होने का इंकशाफ। NIA अमरनाथ यात्रा जोश जज्बे से जारी, 2 लाख से ज्यादा यात्रियों ने आज तक पवित्र गुफा के दर्शन किए हैं। दाखिला फीस मांगने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का बयान। मनी लॉन्ड्रिंग और सरकारी दस्तावेजात चोरी करने में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार, पुलिस का बयान। और पेश हैं खबरों की तफसील। पीएम मोदी के रूस दौरे के हवाले से हिंदुस्तान में रूस के DCM और काउंसलर मिनिस्टर रोमन बाबुश्कर ने कहा है कि मंदोबेन ने तमाम शोबे में ताउन को मजबूत बनाने का फैसला किया है। ये एक तारीखी इकदाम है। उन्होंने कहा है कि ये 2 आजाद आलमी ताकतों का बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी तर्ज अमल था। रूस भारत का चौथा सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। मुश्तरका बयान का सबसे अहम नुक्ता यह है कि हमने कौमी करेंसी सेटलमेंट के क़याम के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। The leaders have decided to strengthen cooperation in all areas. It is a historic and game-changing move, especially given the turbulent environment around us. It has gotten unprecedented coverage and presumably overshadowed or other events. It seems that the whole world was watching. Policies of the 2 states do define the situation in the globe. From our perspective here, so the feeling was that like a welcoming an old good friend at your place. You have always something to discuss and have an extensive agenda, especially against the backdrop of the overall uncertainty. How would we take our historic, well-established foundational convergences, adapting to the new environment? It was a contact of 2 independent global powers, based on mutual trust and respect, very sincere and very open-minded. A demonstration of sovereignty as the most precious value these days, as a precondition to efficiently promote national interests. The meaning was that multipolarity is a matter of fact. Engagements between the leaders were aimed to unlock full potential of multifaceted, mutually complementary and all-weather, special and privileged strategic partnership. Despite the attempts to derail our legitimate cooperation and reduce India's natural ties with Russia. That means that external factors don't play much role when it comes to Russia-India relations. As you all know, the 2 sides have committed to focus on traditional. RSS के हफ्तावार किताब में छपे एक आर्टिकल में जहां RSS ने लिखा है कि मुस्लिम बॉर्डर वाले इलाकों में मुसलमानों की आबाद बढ़ रही है, जिस पर आबादी कंट्रोल करने का कानून बनना चाहे। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान और रुकन असेंबली अभय वर्मा ने कहा है कि आबादी को कंट्रोल करने के लिए कानून बनना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह बात सच है कि मुस्लिम बॉर्डर वाले इलाकों में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। इन बातों का इजहार उन्होंने गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा ताबिश कमाल से बात करते हुए किया। देखिए, इसको किसी धर्म और किसी समाज से जोड़ के नहीं देखना चाहिए।
अगर हम पश्चिमी देशों को ठीक से देखते हैं और उनके विकास की बात अगर करते हैं तो उन्होंने सबसे पहले पॉपुलेशन को कंट्रोल किया। और मेरा एक सिंपल लाइन में कहना है कि एक गरीब व्यक्ति के घर में 2 बच्चे हों तो उसका परवरिश, और उसी गरीब व्यक्ति के घर में 5-6 बच्चे हों तो उसका परवरिश में अंतर आ जाता है, और अंततः वो देश और राज्य के विकास पे असर डालता है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि ये कानून जल्द से जल्द आना चाहिए। इस कानून के आने से देश के विकास की गति बढ़ेगी। देखिए, हमारा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, लेकिन एक अनपढ़ व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति, महिला जो अशिक्षित है, वो पॉपुलेशन को लेकर उसके पास कोई ज्ञान नहीं है। और कई बार ये देखने को मिला है कि एक ही परिवार में 10-10 बच्चे, 12-12 बच्चे होते हैं, और फिर क्या होता है कि उनका बचपन जब देखते हैं कि शरीर पे कपड़ा नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, तो दुख होता है। निश्चित रूप से जो ट्रेस पासर हैं, जो हमारा बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ जो एरिया है, वहाँ पे बहुत पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ा है और धर्म विशेष के लोगों की संख्या बढ़ी है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि पूर्णिया, कटिहार और अररिया, किशनगंज और वेस्ट बंगाल का जो एरिया है, वहाँ 90% एक दूसरे समाज के व्यक्ति हो गए हैं। तो बड़ा ही ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं, और इस पे सरकार को ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि आखिर ये इतना अधिक क्यों संख्या बढ़ रही है। कहीं ना कहीं इससे हमारे देश के विकास में रुकावट है। जब एक देश तेज़ी से आगे बढ़ता है और उसके पड़ोस के देश में डेवलपमेंट नहीं होता है, तो वहाँ के लोग फिर इस देश में आके शामिल हो जाते हैं, क्योंकि वो डेवलपमेंट के साथ चलना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बैरियर तो करना ही पड़ेगा। देखिए, इधर मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख हाजी हनीफा जान ने कहा है कि आरएसएस मजहब के नाम पर मुल्क को बांटने की कोशिश में है। उन्होंने कहा है कि मुसलमान जो कि सरहद के करीब रिहाइश पजीर है, ने हमेशा से ही मुल्क की हिफाजत की है और मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की है। आरएसएस तो हमेशा मजहब को लेके देश में जो है वो दंगे फसाद कराने में वो तो लगे रहते हैं। जहाँ तक बॉर्डर एरिया के, मुस्लिम एरिया की जो बात करती है, मैं एक बॉर्डर एरिया से आता हूँ। मेरे पूरे लद्दाख में बटालिक से लेके द्रास एरिया तक जितने भी बॉर्डर है वहाँ पे मुसलमान लोग बसते हैं, और हर जंग में इन्हीं मुसलमानों की वजह से ये जो देश सुरक्षा है आज करगिल में, आज करगिल के इतिहास को लेके देखिए, जहाँ भी और 99 में यही मुसलमान लोग थे जिन्होंने इन जो घुसपैठी आए थे उनको उनका खबर दे के जो है वहाँ से तो शुरू हुए थे। हर जंग में 4 जंग पाकिस्तान के साथ हुई है। चारों जंग में जब तक वो उनका सिविलियन का जो करगिल के सिविलियन है, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, जब तक उनका सपोर्ट नहीं मिलता तो उस हद तक कामयाबी नहीं मिलती। ये आर्मी को भी पता है और देश के लोगों को पता। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि करगिल के जो मुसलमान है, जितना वो देशभक्त है, मैं दावे के साथ कहता हूँ ये जो आरएसएस के लोग हैं जो चैनलों पे बैठे अपने अखबारों में देशभक्ति का नाम ये वो बोलते बैठते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो करगिल के, लद्दाख के जो मुस्लिम हैं, जो बॉर्डर एरियाज़ में रहते हैं, उनके बराबर देशभक्त इस देश में और कहीं नहीं हो गया। और ये प्रैक्टिकली 99 में मैंने खुद हमारे जवान, देश के जवान, आर्मी जवान डट के जो है अपने जानों की कुर्बानी देते हुए इस देश के सुरक्षा में लगे थे। उनके पीछे चट्टान की तरह जो है उनके लॉजिस्टिक सपोर्ट, उनकी बाकी चीज़ें, जो भी ज़रूरतों की चीज़ें वो हम लोग उठाते। मैंने खुद 99 में मैंने अपने कंधे पे लोडिंग अनलोडिंग किया है। ये आरएसएस के लोग जो है अपने घर में बैठ के, इधर बैठ के इस तरह की बातें करके देश को बांटने का काम ये लोग करते हैं। आज़ादी से लेके आप तक और 99 तक जिस तरह के मुसलमानों ने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी, कंट्रीब्यूशन दी है, वो उसकी मिसालें हैं।
तो ये आरएसएस तो यहाँ पे देश को आगे लेने जाने की सोच में है नहीं, वो मजहब के नाम पे इस देश को बांटने के चक्कर में है। देखियो, मैं तो सोचता हूँ और मैं गवर्नमेंट से मुतालिबा भी करूँगा, जो मैं अपने करगिल की बात करता हूँ कि जिस तरह के लोग करगिल के बॉर्डर पे डट के इस देश की सुरक्षा के लिए खड़ा है, वहाँ तो पॉपुलेशन और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए मुसलमानों का, क्योंकि वहाँ के मुसलमान ही है जो इस देश की सुरक्षा में अपने जानी माली कुर्बानी दे के जो है हमेशा से जब इस देश को ज़रूरत पड़ा, तो मैं तो समझता हूँ बॉर्डर एरियाज़ में चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, हमारे बुद्धिस्ट है लेह साइड में, पाकिस्तान बॉर्डर पे भी है, चाइना बॉर्डर पे भी है, उनकी कुर्बानियों को देखना चाहिए और इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं करनी। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज जम्मू कश्मीर लद्दाख तरुण चुग ने फारूक अब्दुल्ला के बालाकोट के हालिया बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि फारूक अब्दुल्ला न सिर्फ पाकिस्तान के सफीर बनकर बात कर रहे हैं बल्कि वो दहशतगर्दी की भी वकालत कर रहे हैं, जो कि बदकिस्मती है। इन बातों का इजहार उन्होंने गुलिस्तान उस नुमाइंदा ताबिश कमाल से बात करते हुए किया। बालाकोट पर बार बार प्रश्न उठाकर फारूक अब्दुल्ला भारत की वीर सेना सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल गिराने का प्रयास कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान के विभाजनकारी नैरेटिव के ब्रांड एम्बेसडर बनकर बयानबाजी कर रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। जम्मू कश्मीर में बेगुनाह नागरिकों में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंकने वाले, उन पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार करने वाले आतंकवादी अब फारूक अब्दुल्ला उनके एडवोकेट ऑफ टेररिज्म बनकर बात करते हैं। आज पूरे विश्व में उनकी छवि एडवोकेट ऑफ टेररिज्म की बन गई। आतंकवाद भी रुका है, आतंकवाद की घटनाएं भी कम हुई हैं, आतंकवादियों की संख्या भी कम हुई। भारत की वीर सेना सुरक्षा बल लगातार मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और भारत के सुरक्षा बलों ने लगातार जो ऑपरेशन चलाया है, आतंकवादियों को मार गिराया है, उनके मंसूबे असफल किए हैं, उसके भय से और गिरे हुए मनोबल से ये घटनाएं हो रही हैं। ऐसा कि चुनाव घोषित करने का काम चुनाव आयोग का है, जब घोषित करेगा भारतीय जनता पार्टी हर समय तैयार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने हालिया हमलों पर बात करते हुए कहा है कि जो लोग दावा कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हुए, उन्हें आज जवाब देना होगा इस तरह के हमले क्यों हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हुकूमत की तरफ से लापरवाही बरती जा रही है, जिसकी वजह से दिन ब दिन हालात अबतर हो रहे हैं। जो लोग 370 के यहाँ से उड़ाने के बाद ये दावा कर रहे थे कि सारी मिलिटेंसी 370 के साथ जुड़ी हुई है और इसको हटाने के बाद जो है जम्मू कश्मीर जो है पूरी तरह से यहाँ पे अमन छाया रहेगा, ये सवाल आप उनसे करिए। हमने बार बार कहा है कि मिलिटेंसी का 370 से कोई लेन देन नहीं था, हटाने से भी मिलिटेंसी पे कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा और ये साबित हुआ है। ये लोग लापरवाही कर रहे हैं, ये लोग अपने काम के तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बाकी चीज़ों में लगे हुए हैं। आपके जो आला अफसर हैं उनको काम की तरफ कोई ध्यान नहीं है, उनको हालात को सुधारने में जो रोल अदा करना चाहिए वो कर नहीं रहे हैं। बीजेपी के तरफ से नहीं ना, बीजेपी का ये हुकूमत के तरफ से जो है लापरवाही है, उसमें तो आप इनकार कर नहीं सकते हो। हालात जो हैं दिन ब दिन और ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। इसके लिए कसूरवार कौन है? जब एक तरफ से जब हमारी हुकूमत थी, हमारी हुकूमत को इन चीज़ों के लिए कसूरवार ठहराया जाता था, ठीक है ना। अगर उन हमलों के लिए हम कसूरवार थे तो आज जो हमले हो रहे हैं उनके लिए कौन कसूरवार है? जाहिर सी बात है ये लोग हैं और उनको हालात सुधारने में जो रोल अदा करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। अब हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो सीनियर पोस्टों पे बैठे हुए हैं, चाहे वो राजभवन हो चाहे वो राजभवन के एडवाइज़र हों, मेहरबानी करके अपने ऐश व आराम को छोड़ें और अपने काम के तरफ जो है ज़्यादा तवज्जो दें। मेरा उसमें कोई कहना नहीं है ना, जो मैंने इस तरह की कोई डिमांड सुनी नहीं है और इस तरह के फ़ैसले हम जैसे लोग नहीं करते। इस तरह के फ़ैसले जो हैं वो बड़े पैमाने पे होते हैं, लेकिन इससे पहले भी आपने स्ट्राइक किया, क्या ये हमले रुके? आपने बढ़ चढ़ के जो है बालाकोट में स्ट्राइक करने का दावा किया, उसके बावजूद जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी ख़त्म नहीं हुई।
अगर आप मुझे यकीन दिला सकते हो कि स्ट्राइक करने के बाद जम्मू कश्मीर जो है वो पूरी तरह से मिलिटेंसी से आज़ाद किया जाएगा, ठीक है ना, हम भी सुनने के लिए तैयार हैं। मुझे कोई अप्रहेंशन नहीं है। अगर हमारे होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इन ताकतों के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर वक्त पे इलेक्शन होंगे। लेकिन अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर के पैर थोड़े हिल गए और वो इन ताकतों के सामने झुक गए और इन हमलों के बाद उन्होंने इलेक्शन पोस्टपोन किया, तो मुझे लगता है वो हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बुरी बात होगी। ये हमले अगर किए जा रहे हैं इलेक्शन पोस्टपोन करने के लिए, तो फिर मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि हम इन ताकतों को कामयाब होने नहीं देंगे। लेकिन अगर हमारी जो केंद्रीय सतह पे लीडरशिप है, अगर वो इन ताकतों के सामने झुकना चाहेगी, तो ये फैसला उनका होगा। इधर कांग्रेस के सीनियर लीडर जी अमीर ने जम्मू सूबे के मुख्तलिफ अजला में हुए हालिया हमलों पर बात करते हुए कहा है कि हुकूमत के जम्मू कश्मीर में पुरअमन हालात के दावे ज़मीनी सतह पर खोखले और झूठे साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि वो मौजूदा हालात की पर्दादारी करने के बजाय असल हकाइक अवाम के सामने रखे। जो दावे सरकार कर रही थी, चूँकि दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक एक ही निज़ाम है, एक ही पार्टी इस वक्त कंट्रोल कर रही है, तो वो चाहे कितने भी दावे उन्होंने पिछले दिनों किए हैं, मगर अभी जो 2 महीने से हम देख रहे हैं तो वो दावे खोखले दिख रहे हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी ने मुल्की सतह पर, रियासती सतह पर जो भी सिस्टम आगे है इन सारी सिचुएशनों को डील करने के लिए, हमने हमारा ताउन आगे बढ़ाया है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे किसी निज़ाम को सपोर्ट करने के लिए तैयार है जिससे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, जिससे यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हो, जिससे यहाँ के लोग पीसफुली अपना कामकाज कर सके, जिससे यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री फले फूले। ऐसे किसी इक़दाम को कंस्ट्रक्टिवली हम समर्थन देने के लिए तैयार है, मगर इंटरनल पोजीशन है क्या, उसका आईना उनके पास है। उनको धोखे में नहीं रखना चाहिए देश को, जम्मू कश्मीर को, बल्कि उनको वाज़ेह पोजीशन करनी चाहिए कि है क्या इंटरनल पोजीशन, उसको पर्देदारी करने की ज़रूरत नहीं। वरना इस तरह के जो इंसिडेंट है, कठुआ हो, डोडा हो, रियासी हो, तो ये तो बहुत ही अजूबे वाले मतलब हादसे हैं, ये रोंगटे खड़े करने वाले हादसे हैं, जब लोग ये मान के चल रहे थे कि ऑलमोस्ट पीसफुल एरियाज़ हैं ये, उन एरियाज़ में ये होना तो खतरे की घंटी तो है ही। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने कहा है कि उन स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो बच्चों से दाखिला फीस वसूल कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि FFRC को कुछ शिकायत मिली है जिसकी बिना पर आने वाले वक्त में कार्रवाई की जाएगी। We are seeing, observing the ground conditions, weather conditions हम देख रहे हैं। We will be in touch with the weather department। जैसी एडवाइजरी होगी we will take a call। डायरेक्टर साहब, आपने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि जो भी मिसलेनियस चार्जेस और एडमिशन फीस लेंगे तो उनके खिलाफ देखिए ये दूसरा स्टेप नहीं, वी हैव अगर जो फी फिक्सेशन कमेटी है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, पिछले महीने ही 15 दिन पहले, 15 या 20 दिन पहले हमने एक मीटिंग ले ली है। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस हैव बीन, आप देखेंगे 4 दिन के बाद मिनट्स ऑफ द मीटिंग आएंगे, ऑल इश्यूज हैव बीन एड्रेस्ड देयर। तो उसमें कोई स्कूल आपके पास या पेरेंट कोई आया है जो जिनकी? यस, वी रिसीव चीफ फिक्सेशन कमेटी के पास सारी कंप्लेंट्स आई है। वी हैव एनालाइज्ड दोज कंप्लेंट्स एंड वी हैव अकॉर्डिंगली आई हैव साइंड दोज मिनट्स टुडे मॉर्निंग। दोज आई विल बी सेंडिंग टू द चेयरपर्सन FFRC, तो वहाँ से वो इशू होके ग्राउंड पे वो आ जाए। And we would request to keep the questions on the today's topic only. वहाँ this will include fine and in case of extreme violation वहाँ होगी, वहाँ हम डिरेकॉग्निशन भी कर सकते हैं। जुनूबी कस्बा गुलाबाग नौदर त्राल में आज ब्लॉक दिवस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है, जिसकी सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल सज्जद नक्काश और तहसीलदार त्राल इमरान अहमद ने की है। इस मौके पर मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों की एक बड़ी तादाद ने अपने अपने इलाकों के मसाइल EDC के सामने रखे हैं। कुछ मामलात का मौके पर ही अजाला किया गया है, जबकि बाकी दीगर कुछ मसाइल को जल्द हल करने की लोगों को यकीन दहानी की गई है। जैसा आप लोगों को पता ही कि ये एक कंटिन्यूस प्रोग्राम है, ये आउटरीच प्रोग्राम जो गवर्नमेंट का है।
ये हर पंचायत में जाता है, हर हल्के में जाता है। तो इस सिलसिले में जो आज का प्रोग्राम है ये यहाँ पे ये जो नवदल में इसमें हुआ, तो यहाँ पे आपने देखा कि कितनी भीड़ आई थी, लोग की बड़ी कसीर तादाद थी। तो यहाँ का मसला यही होता है कि जो हम मसले हैं हम उनकी ज़ुबानी यहीं पे उनकी जगह आके गवर्नमेंट सुने और उनका अजाला हम बर वक्त और बरमहल करें। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो जिनको फ्लैग करने की ज़रूरत पड़ती है, उनको फ्लैग किया जाता है तो ताकि हम उसको परसू करके उनसे उनका भी अजाला करवाएँ। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है, एक अच्छी मैसेज इससे जाती है कि लोगों को गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स पर जो है बहुत ही एतमाद है और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पर एतमाद होने का एक सबसे बेहतरीन ये एक अक्कासी करता है और सबसे बेहतरीन मौका देता है कि लोगों को समझने के लिए कि कितना इनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पे भरोसा है, तभी ये आगे है। उमर कॉलोनी तुलमुला गांदरबल के मकीनों ने इलाके में राब्ता सड़कों की खस्ताहाली की शिकायत करते हुए कहा है कि कॉलोनी में अहम राब्ता सड़कों की नागुफ्त हालत की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राब्ता सड़क की एक तरफ जो ड्रेन बनाई गई है वो भी नाकारा हो चुकी हैं और इसका पानी राब्ता सड़क पर जमा होता है, जिसकी वजह से इस रोड की हालत और भी ज्यादा खस्ता हो चुकी है। कॉलोनी के लोगों ने मुतलका महकमे के आला हुकाम से अपील की है कि राब्ता सड़क पर मैकडम बिछाया जाए और ड्रेनेज सिस्टम भी ठीक किया जाए ताकि उन्हें मजीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। सुकून कॉलोनी असली सुकून कॉलोनी दिक्कत सुल नीरान चीर नीरान पेवान जनाब लांग बूट लागन यम सात रूद पेवान आब ये नीरान कुन किन यप ड्रेनेज सिस्टम तन कहें गर दह वुच मगर होर लुकन जमीन तम दिन आब त्रान और कत गो ड्रेन तह कहें तमाम आब समान ये हुतान बे होर हुतान मौक नेरनस कहें करान डी सी साहबस गुजारिश ये सड़क गोस ग मैकडम कह बन बना ये कहें गई वारिया वरी ओतर इशफाक साहब तम तोर कहें वन डी सी साहबस अम शुक्र गुजार सड़क बन कह बे ड्रेन सिस्टम बन मे नाव एजाज अहमद परे बस रोजान बनपुरा उमर कॉलोनी तुलमुला सी सर कर लट सड़क मूजूब गई जान मगर कोर मतलब तुल कदम कंस पे सर ये जन इशफाक अहमद जब्बार MLC गई सारी तमिस गर तमें दो परवाह कह अन मान ऑर्डर लेटर तमिस तमो जन पत्म वरी तमाम मतलब त्रोवुक सड़क मतलब ये कोर गौर खोज कहें वन गवर्नमेंटस अपील कर खास कर LG गवर्नमेंटस यह गोस इंसाफ मिलन DC साहबस क्या प्रॉब्लम ये रूद पे जबरदस्त प्रॉब्लम गई तकरीबन 10-20 बच्चे स्कूल नजदीक ये पे तुम पे नखन के तुल बूट लागन मतलब नमाज मस्जिद शरीफ मतलब नजदीक 10-20 गर मतलब पे गौर खोजी करान इसलिए गवर्नमेंटस अपील करान खास कर LG गवर्नमेंटस क्या पे मतलब ये मैकडम मेशन गई क्या हेको मतलब पे और पकित त्रित पश पुश यह तुलमुला सी एस मज तुलमुला सी एस मज पश पुश त्रित कह सिस्टम ये सब जिला त्राल का दूर इफ्तादा इलाका पुछाड़ गुलशनपुरा गुजर बस्ती आज से दौर जदीद में भी पीने के साफ पानी से महरूम है। मकामी लोगों का कहना है कि इलाके में पीने का पानी न होने की वजह से मकामी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने कहा है कि नाले का गंदा और आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर वो मजबूर हो रहे हैं, जिससे बीमारियां लाहक हुई हैं। लोगों ने कहा है कि आज तक कई बार महकमे जल शक्ति से बार बार अपील की गई है और उनकी नोटिस में मिला है कि इलाके में पानी का इंतजाम किया जाए, लेकिन महकमा टस से मस नहीं हो रहा है। इलाके के लोगों ने महकमे जल शक्ति के आला हुकाम से अपील की है कि इलाके में पीने के साफ पानी की दस्तयाबी को मुमकिन बनाया जाए ताकि लोगों की परेशानी दूर हो सके। इधर इस हवाले से गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शेख कौसर ने असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PH सब डिवीजन त्राल से बात की तो उन्होंने कहा है कि जितने भी स्कीम्स हैं आने वाले दिनों में वो जल जीवन मिशन या नाबार्ड के तहत मंजूरी
उन्हें मिलेगी, जिसके बाद ही काम शुरू किया जाएगा। मेरा नाम है गुलाम हसन। मैं पिछले 5 साल पंच भी था और आज पंचायत मेंबर भी हूँ। लेकिन हमें बहुत दरख्वास्त दी, बहुत अर्ज़ की हर एक महकमे को लेकर। हमारे जो पठार हाफजुल पानी है उसमें पानी नहीं है, कुछ नहीं है। टैंकी बनी हुई है और पाइपें बिछाई गई है, लेकिन खुशक पाइप है, उनमें पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है। लेकिन किसी भी सूरत में हमारे पानी चाहिए। मेहरबानी कर, आज तक हज़ारों दरख्वास्त दी, कोई हमारी तरफ से तवज्जो नहीं दे रहा है। हाँ सर, ये पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। अगर जानवर पीते वो भी मर जाते। पहाड़ों से आते हैं, गंदा पानी आता है। ये इसमें हर जानवर मवा शुआ आते हैं इसमें। लेकिन हमें चाहिए ट्यूबवेल यहाँ जिसमें पानी साफ आएगा। और हमारी 2 बस्तियाँ वो बिल्कुल खुशक साली में मार गया, न पानी है न कुछ है। हाँ सर, कोई हज़ारों दरख्वास्त दी, DC साहब को गया, अर्जिनल DC साहब को। आज से पहले 4 दिन हम चीफ साहब के पास भी गया और चीफ साहब ने किया कल हम वहाँ पानी का कोई बंदोबस्त करेंगे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। कहते हैं, करते नहीं है। हमारी अपील है, हमारे पानी आना चाहिए, पानी निकलना चाहिए और हमारी अपील हमें पानी दे दो। हम पानी से बेचारा हमारा माल भी मार गया और इंसान भी मार गए। नाजरीन, फिलहाल उर्दू खबरनामे में आज मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर कश्मीरी बुलेटिन साहिल अमीन के साथ आप देखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।